हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आज हम हमारे अतीत चैप्टर थर्ड अध्याय थर्ड शीर्षक भोजन संग्रह से उत्पादन तक। इस चैप्टर में हम कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग, बर्तन, जनजाति, गांव, घर, कब्र आदि सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 भोजन संग्रह से उत्पादन तक। नई नुओ का भोजन। आज नई नुओ अपना पसंदीदा खाना खा रही थी। चावल, स्क्वाश, कद्दू, बीन्स और गोश्त। स्क्वाश, कद्दू और बीन्स उसकी नानी ने अपने घर के पिछवाड़े के छोटे से बगीचे में ही उगाया था। खाते खाते नई नुओं को पिछले दिनों अपने स्कूल की तरफ से की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाए खाने की याद आ गई। वह कितना मसालेदार था, पर वह ऐसा क्यों था। विभिन्न प्रकार के भोजन। मानव को अपने भोजन का अधिकतर भाग उगाई गई फसलों और पालतू पशुओं से प्राप्त होता है। अलग अलग फसलों को उगाने के लिए अलग अलग जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में अधिक पानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। जैसे कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया, वह पहले इसका संग्रह किया करते थे। इसमें भोजन के बारे में और जलवायु के बारे में बताया गया है। खेती और पशुपालन की शुरुआत। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि दुनिया की जलवायु बदलती रही है। जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे, वे भी समय के साथ बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियां कहाँ कहाँ मिल सकती है, बीज कैसे अपनी डंठल से टूटकर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरन और उनसे पौधों का निकालना आदि। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी। चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी, ताकि वे ठीक से बढ़ सके और उनके बीज पक सके। इस प्रकार धीरे धीरे वह कृषक बन गए। मानव ने जानवरों को आकर्षित करने के लिए अपने घर के आसपास चारा रखा होगा, फिर उसे पालतू बनाया होगा। मानव ने सबसे पहले जंगली जानवर कुत्ते को पालतू बनाया। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस धीरे धीरे वे पशुपालन बन गए होंगे। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया। देखो, इसमें खेती और पशुपालन की शुरुआत, क्योंकि सबसे पहले जब आदि मानव रहते थे तो उन्होंने सबसे पहले खेती की थी और उसके साथ साथ उन्होंने पशुपालन किया था। अब पशुपालन कैसे किया था, कुत्तों को क्यों पाला, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने कुत्ता ही पालना शुरू किया था। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे बसने की प्रक्रिया, कि वो कैसे उन्होंने बसे, वहां पर रहने लगे। पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। लोगों द्वारा अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों इन जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि उसने बसने की प्रक्रिया की दिशा
में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिसकी मजबूत डंठल अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। प्रजनन के लिए केवल अहिंसक जानवरों को चुना जाता था, इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू जानवर का है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम भोजन करते हैं वह इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। अभी हमने बसने के बारे में पता किया है, क्योंकि पहले लोग एक जगह पर नहीं रहते थे, वो अलग अलग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। अब देखो, सबसे पहले है ना, इस सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये है कि ये शुरुआत कब की थी। है करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। और इसमें ना अनाज, ये क्वेश्चन हमेशा पुट होते हैं एग्जाम में, कंपटीशन हमारे में। सबसे पहले फसलों में गेहूं तथा जौ आते। सबसे पहले कौन सी फसल उगाई के मतलब साक्ष्य मिले थे, तो गेहूं तथा जौ। और सबसे पहले पालतू जानवरों में कुत्ते तथा भेड़ बकरी आते हैं। इनमें अंडरलाइन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। एक नवीन जीवन शैली, जिस बीज को हम बोते हैं उसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। बीज को विकसित होने में दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी रक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज भोजन और बीज दोनों के काम आता है, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। अनाज के भंडारण के लिए बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते हैं उनका उपयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। ये बीज की प्रक्रिया का बताया उन्होंने कि किस तरह से आदि मानव ने बीजों को खोजा और कैसे वो एक ही जगह पर लंबे समय तक रुके, क्योंकि इस प्रक्रिया को पूरा करने में दिन, महीने या साल लग सकती थी। जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर भोजन का एक अच्छा स्रोत है। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही में उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। इस प्रकार पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? अब देखो, मैं आपको ये पिक्चर्स दिखा रही हूँ, ये बीज की है। बीज के रूप में, खाद के रूप में, भंडारण के रूप में, उपहार के रूप में, इस तरह से अनाज के उपयोग होते हैं। ठीक है, आओ आरंभिक कृषकों, पशु और पशुपालकों के बारे में पता करें। अपनी पुस्तक के पृष्ठ 13 पर दिए गए मानचित्र में वर्ग को देखिए। मानचित्र पीछे दिया हुआ है अध्याय 2 में। पता है, इसके प्रत्येक वर्ग उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य
मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में है, आधुनिक कश्मीर में है और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। ये स्थान वास्तव में कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। खुदाई में मिली वस्तुओं में सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष है। हो सकता है कि ये दाने गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान सकते हैं। नीचे दी गई तालिका में तुम यह जान सकती हो कि कहाँ कहाँ अनाजों और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। अब ये हमारी टेबल दी हुई है। इस टेबल में अनाज और हड्डियाँ और पुरातत्व स्थल ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये हमें याद भी करनी है। देखो, इसमें अनाज और हड्डियाँ, चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े ये कहाँ पर मिले हैं? ये पूरे पुरातत्व है, पुरानी बातें हैं। ये मिले हैं कोल्डी हवा, आधुनिक उत्तर प्रदेश में। जो कोल्डी हवा है ये कहाँ पर है इस टाइम वर्तमान में? उत्तर प्रदेश में। दूसरा है चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान, ये कहाँ पर मिले हैं? महागढ़ा, ये भी आधुनिक यूपी में ही है, उत्तर प्रदेश। गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी ये सबसे पहले कहाँ मिले? इनके साक्ष्य मेहरगढ़ में, आधुनिक पाकिस्तान में है। 4 है गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, ये सबसे पहले कहाँ मिले? चिराद, आधुनिक बिहार में है। काला चना, जवार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर, ये मिले हैं पेयमपल्ली, आधुनिक आंध्र प्रदेश में। गेहूं और दलहन ये मिले हैं गुफक्राल, आधुनिक कश्मीर में। जवार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, ये हल्लूर, आधुनिक मध्य आंध्र प्रदेश में। गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भेड़, भैंस, बकरी, ये बुरहोम में मिले हैं, आधुनिक कश्मीर में है। जिन जगहों पर अनाज तथा हड्डियों के अवशेष मिले हैं ये उनमें से सिर्फ कुछ ही है। स्थायी जीवन की ओर, कुछ पुरातत्व स्थलों पर पुरातत्वविदों को झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। ब्रुज होम, जो अब वर्तमान में कहाँ पर है? ये हमारे कश्मीर में है। के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, इसे गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इनसे उन्हें ठंड से मौसम में सुरक्षा मिलती होंगी। झोपड़ियों के अंदर और बाहर पुरातत्वविदों को आग जलाने की जगह मिलती हैं। इससे यह पता लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। पत्थर के औजार भी बहुत से स्थानों पर मिले हैं। इनमें से कुछ पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी है जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। हड्डियों से भी कुछ औजार बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पुरातत्वों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिन पर अलंकरण किया जाता था। चीजों को रखने के लिए बर्तनों का उपयोग किया जाता था। धीरे धीरे लोगों ने बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करना आरंभ कर दिया। अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। यह परिवर्तन हर जगह एक जगह पर एक साथ ही नहीं आए थे।
एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों वर्षों में धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत स्थानों पर लोग मौसम के अनुसार बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। देखिए, ये हथियार हैं, इनके बारे में बताया गया है, क्योंकि हमारे जो पुरातत्वविदों ने हथियार बनाए थे पत्थरों के, उसमें बताया गया है कि हम आज के दिन में ओखली और मुसल का प्रयोग आज भी करते हैं, इसलिए उनके द्वारा जो बनाए वो आज भी चल तो रहे हैं। अन्य रीति रिवाज, इस बारे में पुरातत्वविद स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है, प्राय कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जनजाति कहते हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट। विद्वानों ने पाया है कि ये लोग कुछ ऐसी रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हैं। जनजाति के लोग प्राय छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। अधिकतर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति एक समूह में रहती थी, बहुत सारे लोग कबीले टाइप में। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। महिलाएं जमीन तैयार कर बीज बोने, पौधे की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का सारा खेतों का काम करती थी। बच्चे पौधों की देखभाल करते और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधों और फसलों को नुकसान न पहुंचाए। महिलाएं फसल दावकर अनाज कूटती पीसती है। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि बच्चे छोटे झुंडों को। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। इसी तरह स्त्री या पुरुष मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियां बुनने, औजार तथा झोपड़ियां बनाने का काम भी साथ साथ करते हैं। उनके जीवन का गाना, नाच और घरों की सजावट भी एक अहम हिस्सा है। ये लोग कुछ व्यक्तियों को नेता मान लेते हैं। नेता लोग अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान, योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं। वैक्स महिलाओं को उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता है। ये जनजाति में मतलब जो बड़े लोग होते थे उसको हम क्या बना देते थे, नेता मान लेते थे। नवपाषाण युग के कुछ उपकरण, जो ये उपकरण है ये अध्याय 2 में भी दिखाए गए थे। उपकरणों से करो, तुम्हें इनमें क्या क्या समानताएं और भेद दिखाई देते हैं, क्योंकि ये भी पढ़ा था हमें। इन जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं तथा समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियां और चित्रकारी भी शामिल है। उनके अपनी देवी देवता होते हैं। घास के मैदान, पानी, जमीन और जंगल पूरे की संपत्ति मानी जाती हैं, जिनका उपयोग मिलकर सभी एक साथ करते हैं। इन्हें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता, इसलिए जनजातीय समाज खंड समाजों से भिन्न होते हैं। इन अन्य समाजों के बारे में तुम आगे पढ़ोगे। पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कामों की एक सूची बनाओ। महिलाएं क्या क्या काम करती है और कौन कौन से काम है जो स्त्री पुरुष दोनों करते थे। देखो, शिकार करते थे स्त्री पुरुष, महिलाएं खेतों को तैयार करती थी। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। अपनी पुस्तक में दिए गए मानचित्र 2 में मेहरगढ़ को देखो। मैंने मेहरगढ़ आपको बताया था, अध्याय 1 में आया था। यह एक हरा भरा स्थान है जो ईरान जाने वाले महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के समीप स्थित है। अब ये मेहरगढ़ कहाँ पर है? यह बोलन दर्रे के समीप है, ईरान में है। मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा है। यहाँ खुदाई में पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। ये हड्डियाँ हिरन और तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की है। उसके बाद के सत्रों से भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली हैं। उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की ही हड्डियाँ मिली हैं। इनसे ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। मेहरगढ़ में जानवरों की हड्डियों के अतिरिक्त
चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिसमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। देखो, मेहरगढ़ में सबसे पहले हमें घरों के बारे में भी पता चला, फसल के बारे में भी किस इलाके में उन्होंने सबसे पहले उगाई इसके बारे में भी पढ़ा, और हड्डियों के अवशेष भी मिले हैं। इसलिए मेहरगढ़ में मतलब ज़्यादातर मवेशियों की ही हड्डियाँ मिली हैं। और घर कैसे थे? चौकोर तथा आयताकार, और जो ज़्यादातर कमरे जिनमें से भंडारण के काम आते थे। इस तरह के साक्ष्य कहाँ मिले? हमें मेहरगढ़ में मिले हैं। गांव में रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे होते हैं, यही गांव की विशेषता है। पहले और बाद के सतर। किसी स्थान की खुदाई के बाद पुरातत्वविदों को यह कैसे पता चला कि कौन सी वस्तु पहले या बाद की है? तो इस चित्र को देखो, हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि मानव ने सबसे पहले समतल भूमि पर रहना शुरू किया। घर टूटने पर लोग दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। स्थायी रूप से रहने के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ता है। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होता रहते हैं। इन्हीं कारणों से बस्ती की जमीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है, और फिर सैकड़ों सालों के बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है। उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। यहीं ऊपरी तथा निचली तहें आमतौर पर अनेक स्तर के रूप में जानी जाती है। स्तर 2 और स्तर 3 को देखो कौन सा ज़्यादा पुराना है। तो इस तरह से टीला बन जाता है। सबसे नीचे का भाग होता है, फिर धीरे वो टूट जाता है, फिर आगे ऊपर रहने लग जाते हैं। ऐसे करके वे टीला का रूप ले लेते हैं। लोग अपने सगे संबंधियों की मृत्यु के बाद उनके प्रति सम्मान जताते हैं। वे सोचते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। इस कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। वहाँ पर लोगों की जो कब्रें होती थी उनके साथ जंगली जानवरों को भी रखते थे, क्योंकि उनकी अपनी होती थी। वे सोचते थे कि मृत्यु के बाद भी मतलब सम्मान देते थे लोगों को। द ओजली हैंडिंग को पृष्ठ 13 के मानचित्र में ढूंढो। यह पुरातन स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। ये चीन में है। इस स्थल पर खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल से काष्ठासम अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है के औजार और बर्तन भी मिले हैं। अब देखो ये क्या है? यह मेहरगढ़ के घर का चित्र है। देखो मेहरगढ़ में घर मिले ना, वो इस तरह के घर मिले हैं, 4-4 कमरे। मेहरगढ़ के घर ऐसे ही देखते रहे होंगे तुम। जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है। अब देखो मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हैं? इसमें देखो इसके साथ ये बकरी का कंकाल है। अन्यत्र विश्व के मानचित्र में तुर्की देश को देखो। यह तुर्की में नवपाषाण युग का याताल तुर्क नामक पुरास्थल है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था, इसलिए लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। बताओ कोड़ियों तथा सीपियों का क्या उपयोग होता होगा? कल्पना करो, अगर तुम्हारे पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा हो तो तुम उसमें कौन सी फसल उगाओगे? बीज कहाँ से मिलेंगे?
तुम उन्हें कैसे बोओगे? अपने पौधों की देखभाल तुम कैसे करोगे? कैसे यह समझाओगी कि अब फसल काटने लायक हो गई है? देखो, इसमें उपयोगी शब्द कृषक। सबसे पहले हमें कृषकों के बारे में जाना। कृषि की लोगों ने, फिर पशुपालना करना सीखा, फिर नवपाषाण युग में, फिर बर्तन, फिर जनजाति समूह में रहती थी, हमें पढ़ा था, फिर गांव के घर और कब्र। इन सब के बारे में हमें जाना है। मेरगढ़ में कब्र के सबसे पहले साक्ष्य मिले और उसमें लोगों के साथ जो भी लोग की कब्र होती थी, मर जाते थे, मृत्यु के बाद उनके साथ एक पशु जरूर उनके साथ दफनाया जाता था। उनकी अपनी मान्यता होती थी, इस तरह से उनको दफनाते थे। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 साल पहले। मेरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ था? लगभग 8,000 साल पहले। अब ये हमारे क्वेश्चन है, आओ याद करें। खेती करने के लिए लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? क्योंकि वो बीज के लिए रहते थे ना, उनको काफी लंबा समय लग जाता था विकसित होने में, इसलिए उनको एक स्थान पर रुकना पड़ता था। पौधों की देखभाल के लिए कृषि करने वालों को लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों को पकने तक, खरपतवार हटाने, पौधों की सिंचाई करने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने आदि खेती के लिए बहुत से काम करते थे। इन सब काम को मानव को करना पड़ता था। अनाज को उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। इस सब के लिए मानव को एक स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। अब पृष्ठ 22 की तालिका को देखो। जो तालिका दी हुई थी, नेउनवा अगर चावल खाना चाहती है तो उसे किन स्थानों पर जाना होगा? तो चावल की सबसे पहले कहाँ मिली थी? वो पूरी टेबल जो आई थी ना, उसको अच्छे से याद कर लेना। नेही नुआ अगर चावल खाना चाहती है तो उसे कोल्डिवा उत्तर प्रदेश, यहाँ महानद उत्तर प्रदेश जाना चाहिए। पुरातत्वविद ऐसे क्यों मानते थे कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और उस बाद में उनके लिए पशुपालन ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया? मेरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन अधिक महत्वपूर्ण हो गया। पुरातत्वविदों द्वारा की गई खुदाई के पहले स्तर पर यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इनमें सुअर और हिरण की हड्डियां थी। जब दूसरे स्तर की खुदाई की गई तो वहाँ भेड़ बकरियों की हड्डियां अधिक मिली। इसके बाद अधिकतर मवेशियों की हड्डियां मिली। इससे स्पष्ट होता है कि लोग जानवर पालते थे। सही या गलत बताओ। हुल्लर में ज्वार बाजरा मिलता है। ब्रुज होम में लोग आयताकार घरों में रहते थे। चिरांद कश्मीर का एक पुरातन स्थल है। जेडराइट जो दाओजली हैंडिंग में मिला, चीन में लाया गया। ये ठीक है सारे, ठीक है। अब ये कर लेना, कृषक पशुपालन के जीवन के बारे में किस प्रकार भिन्न था, 3 अंतर बताने हैं। जीवन व्यतीत करते थे, भोजन के लिए कृषि करते थे। ये लोग अनाज का संग्रहण करते थे, अपना भोजन अनाज या पशुपालनों से प्राप्त करते। खास संग्रह का जीवन, ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते थे। ये लोग भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे। इनके पास अनाज नहीं था। ये अनाज, भोजन, कंदमूल, फल तथा शिकार द्वारा पशुओं के मांस से प्राप्त करते थे। अब देखो पृष्ठ 22 की तालिका में दिए गए जानवरों की सूची बनाओ। इनका उपयोग किस रूप में किया जाता है? जानवरों की सूची है, देखो। भेड़ से उन्हें ऊन व मांस, बकरी से मांस, दूध, मवेशी दूध के लिए, भैंस दूध के लिए, सुअर मांस के लिए, बैल गाड़ी खींचने के लिए और कुत्ता पहरेदारी के लिए। ये इनका पालन करते थे और क्यों करते थे? उनका ये उपयोग करते थे। ठीक है भाई। अब ये आगे क्वेश्चन है, तुम देख लेना कौन कौन से अनाज खाते थे, उनकी सूची। 7 के उत्तर में लिखे अनाजों को तुम स्वयं उगाते हो। हाँ, तालिका बनाकर ये सब कुछ करने है, इनको आप कर लेना। ठीक है भाई। इम्पोर्टेंट जो था वो मैंने बता दिया। जहाँ जहाँ पर मैंने अंडरलाइन किए वो अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी, इसलिए मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।